हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 11th के फर्स्ट लेसन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक परमाणु, अणु और मोल संकल्पना पर आधारित है। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में जो पहला प्रश्न हमारे से पूछा गया है वह है परमाणु और अणु की परिभाषा दीजिए। बच्चों, रसायन विज्ञान का ये एक बहुत ही बेसिक प्रश्न है। परमाणु और अणु क्या होते हैं, इनकी जानकारी सभी को होना आवश्यक है। तो देखिए, हम देखते हैं कि परमाणु की क्या परिभाषा है। परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है। परिभाषा को एक बार फिर देखिए। परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है। देखिए बच्चों, परमाणु बिल्कुल आपकी तरह होता है। जैसे आप अपने परिवार में सभी छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन आपको अभी स्वतंत्र रूप से रहने की आजादी नहीं है। आपको परिवार के साथ ही रहना पड़ेगा, जबकि आप परिवार की सभी क्रियाकलापों में मदद करते हैं। तो इसी प्रकार परमाणु भी होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में तो भाग लेगा, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकेगा। ठीक है बच्चों, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु जिसे आप H से दिखाते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु जिसे आप O प्रतीक से लिखते हैं। यहां एक बात समझिए कि जितने प्रकार के तत्व हैं उतने ही प्रकार के परमाणु हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अणु की परिभाषा की। अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोजन से बना वह कण है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। यहां आप अपने बड़े भाई बहनों को देखिए जो बालिग हैं, कहीं जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं। उनको आपके परिवार के नाम से जाना जाता है, अर्थात आपके परिवार के सभी गुण उनके पास हैं। इसी प्रकार अणु के पास भी उस पदार्थ के सभी गुण होते हैं और वे स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। इसी प्रकार अणु भी स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। तो एक बार फिर समझिए कि परमाणु और अणु में क्या अंतर है। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता, जबकि अणु रह सकता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है और अणु स्वतंत्र रूप से रहने वाला उस पदार्थ के सभी गुण रखने वाला सबसे छोटा कण है। जैसे उदाहरण के लिए, जब आप हाइड्रोजन अणु की बात करते हैं तो आप उसे H2 से लिखते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहां दो H परमाणु एक साथ हैं। इसी प्रकार जल के अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु साथ है। तो बच्चों, ये हुई अणु और परमाणु की परिभाषा। अब हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट, और परमाणु द्रव्यमान, इन दोनों को अब हम पढ़ेंगे। देखिए, परमाणु द्रव्यमान इकाई या
एटॉमिक मास यूनिट एक इकाई है। जिस तरह से आप समय के लिए सेकंड, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम एक इकाई के रूप में प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार परमाणु द्रव्यमान इकाई भी एक इकाई है। इससे हम क्या करते हैं? देखिए, इससे परमाणुओं और अणुओं के द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। देखिए बच्चों, परमाणु और अणु इतने सूक्ष्म कण हैं कि आप इनके द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान की बड़ी इकाइयां जैसे ग्राम, किलोग्राम का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि परमाणु बहुत ज्यादा छोटे हैं। तो इनके द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए एक नई इकाई बनाई गई, जिसको परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। इसका सिंबल AMU या फिर U। देखिए, AMU एटॉमिक मास यूनिट के लिए संक्षिप्त वर्ड है और U से हम यूनिफाइड मास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा क्या है। देखिए बच्चों, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग होता है। देखिए, कार्बन 12 का एक परमाणु होगा और उस एक परमाणु के भी आप 12 हिस्से करेंगे और उस एक हिस्से का द्रव्यमान जितना होगा उसको आप परमाणु द्रव्यमान इकाई कहेंगे। देखिए, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई यदि आप किलोग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ये 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होती है। यानी कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग 1.66 इंटू 10⁻⁻27 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा दीजिए। देखिए, अभी हमने परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा, यानी अब हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास हम किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, आपके पास किसी तत्व का एक परमाणु है और आप इसका द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान इकाई के पदों में दर्शाते हैं, तो आप इसे परमाणु का द्रव्यमान कहेंगे। देखिए, किसी परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान इकाइयों में व्यक्त किया गया मान होता है और इसी को आप परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो परमाणु द्रव्यमान है वो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के लगभग बराबर होता है। वहां हम इसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एक तत्व है, इसका परमाणु द्रव्यमान 1.008 यूनिट है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16.00 यूनिट है और कार्बन का द्रव्यमान 12.00 यूनिट है। देखिए, इससे आप क्या समझे? अगर आप हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान की तुलना 1 AMU से करते हैं तो आप कहेंगे कि ये लगभग 1 AMU के ही बराबर है, थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप ऑक्सीजन के द्रव्यमान की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि ये 1 AMU से 16 गुना ज्यादा भारी है। इसी प्रकार यदि आप कार्बन के द्रव्यमान की बात करते हैं तो ये 12 गुना भारी होगा 1 AMU से, क्योंकि आपने देखा था कि 1 AMU कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां ही भाग था। तो देखिए, इससे हमने ये सीखा कि परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि किसी तत्व का एक परमाणु परमाणु द्रव्यमान इकाई से कितने गुना भारी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान की। देखिए बच्चों, अभी जब हम हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि ये
1.008 था। हमने देखा कि ये 1.008 यूनिट था। तो अब देखिए ये 1 AMU क्यों नहीं हुआ, पूरा 1 AMU क्यों नहीं हुआ, ये इससे थोड़ा सा ज्यादा क्यों है, आप इस बात को समझिए। इसी तरह जैसे आप क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 35.5 यूनिफाइड मास यूनिट होता है। तो ये पूरा 35 या पूरा 36 क्यों नहीं हुआ, जबकि हम तो इसकी तुलना 1 AMU से कर रहे हैं। तो अब यहां हमारे काम आता है औसत परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हम ये सीखेंगे कि हम औसत परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग क्यों करते हैं, हम इसकी जगह पर सामान्य परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो इस बात को आप समझिए। देखिए बच्चों, किसी तत्व के सभी परमाणु समान नहीं होते। जैसे आप जानते हैं कि जो आइसोटॉप्स हैं समस्थानिक, उनमें एक ही तत्व के अलग अलग परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है। जैसे आप देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H2, 1H1 और 1H3, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। अब देखिए एक तो आप देख रहे हैं कि इनकी जो परमाणु द्रव्यमान है ये अलग अलग है। दूसरा, इनकी प्राकृतिक प्रचुरता भी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं होता कि सभी समस्थानिक परमाणु समान प्रतिशत मात्रा में नेचर के अंदर उपलब्ध हों, इनकी परसेंटेज अलग अलग होती है। तो देखिए यहां 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कि किसी तत्व के सभी परमाणु समान नहीं होते, उनकी द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं। और दूसरा, उनकी प्राकृतिक प्रचुरता यानी जिसको हम अबंडेंस कहते हैं, वो भी समान नहीं होती, वो भी अलग अलग होती है। तो इसी कारण से हम औसत परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं, यानी जो ये सभी समस्थानिक हैं इनका एक औसत द्रव्यमान प्रयोग किया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई। अब प्रश्न आता है कि हम औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों, जैसे जो हाइड्रोजन है, हमने देखा कि इसमें 3 अलग अलग समस्थानिक परमाणु हैं और उनकी परसेंटेज भी अलग अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इनका एक एवरेज निकालना पड़ेगा। तो आप एक सिंपल से फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या कहेंगे कि जो औसत परमाणु द्रव्यमान है, औसत परमाणु द्रव्यमान, इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, किसी के 2 हो सकते हैं, किसी के ज्यादा हो सकते हैं। तो आपको तीनों समस्थानिकों के द्रव्यमान और उनकी प्रतिशत मात्रा का प्रयोग करना होगा। यानी हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास पहला समस्थानिक है, हम इसका एटॉमिक मास लेंगे, यानी इसका परमाणु द्रव्यमान, जैसे हाइड्रोजन के केस में ये 1 है, और इनटू इसकी परसेंटेज जो नेचर के अंदर प्रेजेंट है उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार जो दूसरा समस्थानिक है, जैसे हमारे पास यहाँ 1H2 था, तो उसका परमाणु द्रव्यमान लेंगे और इसको उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अगर तीसरा समस्थानिक भी है तो उसके एटॉमिक मास को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी परसेंटेज से। तो यानी जितने भी समस्थानिक हमें दिए हुए हैं, हमने अलग अलग उनके एटॉमिक मासेस को उनकी मास परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लिया और उसके बाद सबको जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास औसत परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, आपको बात समझ में आई कि जितने भी समस्थानिक परमाणु आपको दिए जाएंगे उन सबके एटॉमिक मासेस को आप उनकी परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को। यदि 2 हैं तो दोनों को, 3 हैं तो तीनों को, और अगर ज्यादा हैं तो सबको। और उसके बाद इन सबका सम एडिशन करने के बाद आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास सूत्र है जिससे आप औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं कि यदि आप इस फॉर्मूले को प्रयोग नहीं करना चाहते
तो आप परसेंटेज को पहले ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी जो हमारे पास अलग अलग परसेंटेजेस हैं हम इनको 100 से अलग अलग डिवाइड करके इनके फ्रैक्शंस निकाल लेंगे, और आप उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करिए एटॉमिक मास से और फिर सभी को जोड़ दीजिए। ऐसा करने के बाद आपको 100 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो बात है हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण लेकर के हम उससे समझते हैं कि हम कैसे औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्लोरीन के दो समस्थानिक हमारे पास, एक को कहते हैं Cl35 और एक को कहते हैं Cl37। ठीक है, एक का परमाणु द्रव्यमान 35.0 यूनिट है, दूसरे का परमाणु द्रव्यमान 37.0 यूनिट है। पहले वाले समस्थानिक की परसेंटेज 75% है और दूसरे वाले की 25% है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, अब जैसे ये 75% है तो मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, यानी इसको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हुआ 0.75। और इसी तरह से जब आप 25 को डिवाइड करेंगे 100 से तो ये होगा 0.25। अब मुझे क्या करना है कि जो इसका परमाणु द्रव्यमान है इससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है उससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे आप देख सकते हैं कि 35 और 0.75 को मल्टीप्लाई करने से 26.25 आए और 37 को 0.25 से मल्टीप्लाई करने पर 9.25 आए। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपको 35.5 यूनिट्स मिलेगा, जो कि क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान है। तो देखिए बच्चों, अब जब आप परमाणु भारों की लिस्ट को देखेंगे तो आपको बहुत सारे तत्व ऐसे मिलेंगे जिनका परमाणु द्रव्यमान फ्रैक्शंस में लिखा हुआ है, जैसे 35.5। तो यदि आपको इस तरह से मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि हमने औसत परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग यहां किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे अणुभार या आणविक द्रव्यमान की। अणुभार या आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास। देखिए बच्चों, जैसे किसी एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमने इसकी तुलना एक EMU से की थी, तो इसी प्रकार यदि आप किसी एक अणु की तुलना एक EMU से कर ले तो जो संख्या आपको मिलेगी वो आणविक द्रव्यमान होगा। देखिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी अणु में जितने भी परमाणु उपस्थित हैं उन सब के परमाणु द्रव्यमानों का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जिस तरह परमाणु द्रव्यमान को यूनिफाइड मास में हम या EMU में हम प्रकट करते हैं, इसी तरह आणविक द्रव्यमान को भी आप परमाणु द्रव्यमान इकाई में ही व्यक्त करेंगे। अब देखिए, अब हम ये जानना चाहते हैं कि अणु भार यानी आणविक द्रव्यमान को कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए बच्चों, ये एक आसान घटना है। आपको क्या करना है कि जो भी अणु आपको दिया जाएगा, आप उसके सारे परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ लीजिए। जो भी टोटल आएगा वो आणविक द्रव्यमान होगा। जैसे चलिए हम बात करते हैं H2O की। तो आप देख सकते हैं कि H2O के अंदर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 इकाई है, जबकि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 इकाई है। तो देखिए, क्योंकि 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं और हर एक का द्रव्यमान 1 है, तो ये हुआ 2 × 1 = 2। ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है और इसका परमाणु द्रव्यमान 16 है, तो 16 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 18 यूनिट। तो ये 18 यूनिट जल का अणुभार है। ठीक है बच्चों, ये जल का अणुभार हुआ। इसी तरह आप देखिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका अणुभार हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहां 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है।
एक कार्बन का परमाणु भार 12 है, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, तो दो का कितना होगा 32। तो जब आप 32 को 12 के साथ ऐड करेंगे तो आपका आंसर होगा 44 यूनिट्स। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आप अलग अलग यौगिकों के आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करने के लिए कुछ अणुओं के आणविक द्रव्यमान जरूर अपनी नोटबुक पर ज्ञात करने की कोशिश करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आप कहते हैं मोल। देखिए बच्चों, ये हमारे पास वर्ड है मोल। अगर आप इसका मीनिंग निकालना चाहें डिक्शनरी के अंदर, जब आप मोल को देखेंगे तो आपको इसका एक अर्थ मिलेगा छुछुंदर। आप में से कई बच्चों ने इसको देखा होगा कि ये एक चूहे जैसी एक जानवर होता है, ये छोटा सा चूहे जैसा, और इसका आगे से जो मुंह है वो लंबाई में होता है, इसको कहते हैं छुछुंदर। ये बिल बनाने में बहुत माहिर होती है। तो लेकिन बच्चों यहां मोल से हमारा मतलब ये नहीं है। देखिए बच्चों, मोल एक ग्रीक भाषा का वर्ड है और ग्रीक भाषा में मोल शब्द का मीनिंग होता है हीप, यानी एक ढेर। तो यदि आप कुछ चीजों का एक ढेर लगा देते हैं तो उसे मोल कहा जाता है। तो अब हम यहां पढ़ेंगे कि मोल क्या चीज है। देखो बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ऐसा कोई एग्जाम या कंपटीशन नहीं होता जहां मोल का प्रयोग किए बिना हम एग्जाम पेपर बनाते। हर एग्जाम में, हर कंपटीशंस में मोल के बारे में जरूर क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोल क्या है। देखिए बच्चों, मोल पदार्थ की मात्रा की एक इकाई है। जैसा परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान एक इकाई है, इसी तरह मोल भी पदार्थ की मात्रा की एक इकाई है। अब आप मोल को परिभाषित कैसे करेंगे? देखिए, मोल को परिभाषित करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अभी हम उनमें से जो आवश्यक हैं हमारे लिए इस क्लास में, हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, आप मोल को संख्या, भार और आयतन तीन तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं। तो हम उन तीनों को पढ़ेंगे। देखिए, पहली परिभाषा क्या है कि मोल क्या होता है। देखिए, एक मोल में किसी पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, अणु, आयन या कण होते हैं। एक बार फिर देखिए कि जो एक मोल पदार्थ है उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 या तो परमाणु होंगे या अणु होंगे या आयन होंगे या अन्य प्रकार के कण होंगे। ये नंबर फिक्स्ड है, 6.22 इंटू 10⁻23 या 6.023 इंटू 10⁻23। आपको अलग अलग बुक में ये अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन कोई खास फर्क नहीं है 6.022 या 6.023। तो देखिए बच्चों, ये जो नंबर है एक विशेष नंबर है और इसको हम अवोगाद्रो संख्या के नाम से जानते हैं। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक अवोगाद्रो संख्या से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे कि किसी भी प्रकार के 6.023 इंटू 10⁻23 कणों को एक अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। यानी जो नंबर है 6.022 या 23 इंटू 10⁻23, ये अवोगाद्रो संख्या है। तो यदि आपके पास एक अवोगाद्रो संख्या परमाणु है तो आपके पास एक मोल परमाणु है। यदि आपके पास इतने ही अणु हैं तो आपके पास एक मोल अणु है। तो बच्चों, जो पहली परिभाषा है वो आपको समझ में आई कि हम एक मोल किसे कह रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरी परिभाषा की बात करते हैं जो द्रव्यमान से संबंधित है। देखो बच्चों, अभी हमने परमाणु द्रव्यमान पढ़ा। यदि आप इसे ग्राम में लिख दें, यानी जो परमाणु द्रव्यमान है इसको आप ग्राम में लिख दें, यानी इसे लिखने के बाद आप इसके आगे ग्राम लिख दें, तो आप इसको कहेंगे ग्राम परमाणु द्रव्यमान।
अब क्या कहेंगे इसको? ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ठीक है बेटा, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम परमाणु द्रव्यमान, आप इसे ये कहेंगे। और इसी प्रकार यदि आप अणुभार को यानी आणविक द्रव्यमान को ग्राम में लिख दे, यानी इसके ऊपर आप ग्राम लिख दे, तो आप इसको कहेंगे ग्राम अणुभार, ग्राम अणुभार या ग्राम आणविक द्रव्यमान। देखो बच्चों, हमने एक बात पढ़ी परमाणु, एक बात पढ़ी अणु, परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान, अणुभार या आणविक द्रव्यमान। अब हम पढ़ रहे हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान या ग्राम अणुभार। तो आपको इसमें नया कुछ भी नहीं करना है, बस जो परमाणु द्रव्यमान है इसके आगे ग्राम लिख दीजिए। जैसे CO2 का ग्राम अणुभार 44 ग्राम होगा, यानी आपको 44 लिखना है, इसके आगे आपको ग्राम लिख देना है। जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 यूनिट था, तो इसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान 12 ग्राम होगा। तो आपको बात समझ में आ गई ना? तो अब दूसरी परिभाषा समझिए। यदि आपके पास किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान है तो उसे आप 1 मोल कहेंगे। यदि आपके पास किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान उपस्थित है, यानी आप कह लीजिए कि जो उसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान है, यदि आपके पास इतना भार उपस्थित है तो आपके पास उस तत्व का 1 मोल भार है। इसी प्रकार यदि आपके पास किसी अणु का ग्राम अणुभार उपस्थित है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप 44 ग्राम कह लीजिए, तो यदि आपके पास 44 ग्राम CO2 है तो आप कहेंगे कि आपके पास 1 मोल CO2 भार उपस्थित है, आपके पास 1 मोल CO2 उपस्थित है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको यहां 2 परिभाषाओं के बारे में बताया, मैं आपको एक बार इन्हें फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, यदि आपके पास किसी भी प्रकार के 6.023 इंटू 10⁻23 कण है तो आपके पास 1 मोल कण उपस्थित है। इसी प्रकार यदि आपके पास ग्राम परमाणु द्रव्यमान या ग्राम अणुभार उपस्थित है तो आपके पास 1 मोल यौगिक उपस्थित है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के। जैसे अगर आपके पास एक गैस है हाइड्रोजन और आपके पास 6.023 इंटू 10⁻23 अणु है तो आपके पास 1 मोल अणु होंगे। यदि आपके पास ऑक्सीजन के 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु उपस्थित हैं तो आपके पास 1 मोल परमाणु उपस्थित होंगे। यदि आपके पास 6.022 या 23 इंटू 10⁻23 सोडियम आयन है तो आपके पास 1 मोल आयन होंगे। तो ये तो बात हुई संख्या की, ठीक है ना। और यदि मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस है तो मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस होगी। यदि मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन गैस है तो मेरे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस होगी। यदि मेरे पास 1 ग्राम जल है तो मेरे पास 18 ग्राम जल होगा। और यदि मेरे पास 1 मोल सोडियम आयन है तो मेरे पास 23 ग्राम सोडियम आयन होंगे। तो आपको ये दोनों परिभाषाएं समझ में आ गई। एक तीसरी परिभाषा है जिसको मैं अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि मोल का उपयोग हम करते कहां हैं। देखिए, एक तो आप कणों की संख्या याद करने में मोल का प्रयोग करोगे, एक आप मोलर द्रव्यमान, सघनता, गैस की मात्रा आदि निकालने में, और इसके अलावा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने और मात्रात्मक विश्लेषण के लिए भी इसका प्रयोग करेंगे। तो आप ये अलग अलग प्रयोग आप अलग अलग मौकों पर अलग अलग चैप्टर्स में आप इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं एक और टर्म मोलर द्रव्यमान की। देखिए, अभी हमने अणुभार तो पढ़ा ही था, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो मोलर द्रव्यमान है ये क्या होता है।
तो यदि आपके पास किसी पदार्थ के 1 मोल है, ठीक है, तो किसी पदार्थ के यदि आपके पास 1 मोल है तो उस मात्रा का जितना भी द्रव्यमान होगा वो मोलर द्रव्यमान कहलाएगा और आप इसको ग्राम प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। देखिए, यदि आप सिर्फ यूनिट्स में बता रहे हैं तो आप परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान बता रहे हैं। यदि आप उसके आगे ग्राम लगा रहे हैं तो आप ग्राम परमाणु द्रव्यमान या ग्राम अणुभार बता रहे हैं। और यदि आप ग्राम प्रति मोल का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब आप मोलर द्रव्यमान को बता रहे हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन का जो आणविक द्रव्यमान है वो 2 इकाई है। अगर आप इसे ग्राम आणविक द्रव्यमान कहेंगे तो आप इसे 2 ग्राम कह सकते हैं। और यदि आप इसे मोलर द्रव्यमान में बताना चाहें तो ये होगा 2 ग्राम पर मोल। इसी तरह जल, CO2 और NaCl, इन सब के भी आप आणविक द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम एक इंपॉर्टेंट जगह पर पहुंच गए हैं। अब हमें मोल संकल्पना के सूत्र लिखने हैं। देखिए, इन सूत्रों का ज्ञान होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इनके बिना आप कोई भी न्यूमेरिकल हल नहीं कर सकते। तो चलिए हम बात करते हैं कि वो सूत्र कौन से हैं। देखिए, पहले हम जिन सूत्र की बात करेंगे वो तत्व के लिए है और दूसरे जो सूत्र हम पढ़ेंगे वो यौगिक के लिए है। ठीक है बच्चों, तो यौगिक के लिए यानी कंपाउंड्स के लिए अलग है, तत्व के लिए यानी एलिमेंट के लिए अलग है। तो देखिए, यदि मेरे पास किसी तत्व का 1 मोल है, मेरे पास क्या है, 1 मोल तत्व, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसको भार में कहना चाहते हैं, इसमें भार में, तो आप कहेंगे ग्राम परमाणु द्रव्यमान। यानी अगर आपके पास ग्राम परमाणु द्रव्यमान उपस्थित है तो आपके पास 1 मोल उपस्थित है। तो देखिए, ये बात किसमें हुई, भार में, यदि आप भार की बात करते हैं। और यदि आप संख्या की बात करते हैं तो 1 मोल का अर्थ है 6.023 या आप 2 भी ले सकते हैं इंटू 10⁻23 परमाणु। इतनी संख्या में आपके पास परमाणु होने चाहिए। तो ये क्या हुआ, संख्या। तो अब जरा बात को यहां समझो बच्चों कि जो 1 मोल तत्व है, अगर हम भार की बात करते हैं, देखिए ये तो हुआ मोल। यदि हम भार की बात करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, ग्राम परमाणु द्रव्यमान के। और यदि आप संख्या की बात करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 के। तो बात को समझिए कि 1 मोल परमाणु किसके बराबर है, भार में ग्राम परमाणु द्रव्यमान के और संख्या में 6.023 इंटू 10⁻23 के। तो जब देखिए 1 मोल इसके बराबर है, 1 मोल इसके बराबर है, तो ये भी तो आपस में बराबर होने चाहिए क्योंकि ये एक ही संख्या के बराबर है दोनों, तो ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो देखो, हमें 4 बातों का पता लगा। 1 मोल तत्व में ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर भार होता है, 1 मोल तत्व में अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु संख्या होती है। तीसरी बात हमें पता लगी कि ग्राम परमाणु द्रव्यमान में अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु होते हैं या अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणुओं का भार ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। देखिए बच्चों, यहां हमारे पास 4 सूत्र आ गए हैं। देखिए, एक सूत्र हमारे पास आया कि जो 1 मोल है, 1 मोल ये बराबर है ग्राम परमाणु भार के, ग्राम परमाणु भार के। और 1 मोल बराबर है अवोगाद्रो संख्या के, जिसे हम Na से भी लिख लेते हैं शॉर्ट में,
एक हमें पता लगा कि जो ग्राम परमाणु भार है ये बराबर है किसके? अवोगाद्रो संख्या के। और अवोगाद्रो संख्या किसके बराबर है? ग्राम परमाणु भार के। तो देखिए बच्चों, ये बात आपको समझ में आई। ये फार्मूले किसके लिए थे? तत्व के लिए। ये फार्मूले किसके लिए हैं? तत्व के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि यदि हमारे पास यौगिक हो तो क्या होगा। तो देखिए, यदि आपके पास 1 मोल है और आप इसे संख्या में देखना चाहते हैं कि ये संख्या में कितने होंगे, तो ये होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं के। अब ये किसके बराबर होंगे? अणुओं के। ठीक है बच्चों। और यदि आप इसको भार के बराबर बात कर रहे हैं तो भार के बराबर ये होगा ग्राम अणु भार के। ग्राम अणु भार। तो जब ये दोनों मोल के बराबर हैं तो ये आपस में भी बराबर होंगे। ठीक है ना। तो जिस तरह से हमने पहले तत्वों के लिए बात की थी, उसी तरह से हम बात करेंगे यौगिक के लिए। ठीक है ना। अब यहां एक नई बात और जुड़ेगी, वो सिर्फ गैसों के लिए होती है, केवल गैस। आप इसमें ठोस या द्रव नहीं लेंगे। और वो गैस भी एसटीपी कंडीशन पर होनी चाहिए। एसटीपी मानक ताप दाब कंडीशन पर होनी चाहिए। तो यदि आपके पास 1 मोल गैस है इस अवस्था की, तो उसका आयतन हमेशा होगा 22.4 लीटर्स। तो अब जैसे ग्राम अणु भार और अवोगाद्रो संख्या बराबर थी, इसी प्रकार किसी गैस के लिए एसटीपी कंडीशन पर ग्राम अणु भार 22.4 लीटर्स के बराबर होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि 22.4 लीटर किसी भी गैस में अणुओं की संख्या 6.023 होगी। देखिए बच्चों, ये हमारे पास मोल के कुछ फॉर्मूले हैं। अगली वीडियो में हम मोल से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए आप ये सभी जो परिभाषाएं हैं इनको अच्छे से समझ करके याद करेंगे।